गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज मैं आपके सामने काव्य मंजरी का जो आखिरी अध्याय यानी चैप्टर है नदी के द्वीप, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, वह स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसे स्पष्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल दूँ। इसमें व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। व्यक्ति और समाज को जो जोड़ने वाली क्या है? हमारी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं। इन्हीं को इन्होंने एक प्रतीकात्मक कविता के रूप में नदी के द्वीप माना है। आपने देखा होगा कि नदी की जो पानी की धारा बह रही होती है, वह कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी रेत इकट्ठी होकर एक टीला यानी द्वीप सा बन जाता है। उसको उन्होंने व्यक्ति माना। और जो नदी की जो धारा पानी की बह रही है, वो क्या? हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार हैं, जो कि समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। और व्यक्ति किस में रहता है? समाज में। तो नदी को उन्होंने परंपरा माना, द्वीप को उन्होंने व्यक्ति माना, और जो भूखंड है यानी जो जमीन का, पृथ्वी का जो टुकड़ा है, उसको उन्होंने समाज माना। अब आप इस तरह से देख लीजिए, पहली चीज कि यह भूखंड यानी जो जमीन, सूखा टुकड़ा है, वह है। बीच में क्या है? नदी की धारा बह रही है, और नदी की धारा की जो रेतीली जो कुछ जगह इकट्ठा रेत इकट्ठा हो गया, वह द्वीप है। यानी व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। उस सूखी द्वीप को व्यक्ति से जोड़ दीजिए, द्वीप को व्यक्ति मान लीजिए, और जो सूखी भूमि है उसको हम समाज मान लीजिए। तो व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। लेकिन उन दोनों को जोड़ती क्या है? हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो वो है परंपराएं हैं, वह हमें जोड़ती। उन्हीं पर यह आधारित है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म जो है वह 1911 में हुआ है, जिसके लिए हम लोग एक शब्द में प्रयोग कर देते हैं, आधुनिक काल। पहली चीज, इन्होंने अनेक विद्वानों के संपर्क में अनेक प्रकार की भाषाओं में इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन जो मुख्य रूप से इनकी, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने दिनमान पढ़ा होगा, नवभारत टाइम्स है, प्रतीक है, उनमें यह लेखन कार्य करते रहे। कुछ दिनों तक फौज में भी इन्होंने काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने लिखा है। कितनी नाव में कितनी बार, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नदी के द्वीप और कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है आप दो रचनाएं लिख दीजिएगा, और ये दोनों इनके उपन्यास के आधार पर है। भाषा इनकी खड़ी बोली है। संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा है। प्रतीकात्मक शब्दावली में, यानी प्रतीकात्मक या मानवीकरण जो कहा जाता है, यानी बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल वह मानव के रूप में हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो गया। इस शैली का इन्होंने प्रयोग किया। अब मैं पहले आपको इसका अर्थ कंप्लीट करा देती हूँ, फिर आप इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट लाइन है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। स्रोतस्वनी यानी नदी की धारा। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यानी व्यक्ति अपने आप को मानता है कि वह नदी में एक द्वीप की तरह, द्वीप का तात्पर्य जहाँ पर कि रेतीली जो रेत इत्यादि इकट्ठा होकर के एक टीला सा बन गया, उसको द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति कह रहा है कि हम क्या है? हम नदी के अंदर द्वीप की तरह। इसलिए हम कभी नहीं यह कहते कि वह नदी रूपी परंपराएं, स्रोतस्वनी यानी नदी छोड़कर हमें न बह जाए, अर्थात नदी रूपी परंपरा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, बहुत से संस्कार और परंपराएं न चाहते हुए भी हम उसे मानते हैं। उन्हीं संस्कारों और परंपराओं के कारण का व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जब इस समाज में रहना है, तो हम कभी यह नहीं कहते कि हम उन परंपराओं से, उन रीति रिवाजों से अलग हो जाएंगे। क्यों? वह हमें आकार देती है। आकार का तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, सैकत, कूल इत्यादि। कोण माने किनारा, गलियां यानी अनेक प्रकार की जो आपकी विशेषता है। जिस प्रकार से अनेक गलियां मिलती हैं और एक वो बनता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो अनेक विशेषताएं हैं उनके लिए गलियां हैं।
अंतरीप यानी एक द्वीप के बाद जो दूसरा द्वीप, उभार यानी आपके व्यक्तित्व का उठना, सैकत माने किनारा यानी आपका लक्ष्य, और कूल भी आपका, सैकत माने बालू, सैकत का अर्थ है बेटा बालू, और कूल माने किनारा यानी आपका लक्ष्य। अब आप देख लीजिए कि हम क्यों नहीं चाहते हैं कि वह नदी हमें छोड़कर अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि वह हमारे व्यक्ति, अब वो उभार, सैकत, कूल इत्यादि एक शब्द में। अब सैकत का तात्पर्य किस प्रकार, जिस प्रकार से बालू को जब हम झाड़ते हैं तो अच्छा तो ऊपर रह जाता है, लेकिन जो उसमें ईंट कंकड़ रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, वो जो आपकी कमियां हुई वो कमियां निकल गई और आपकी अच्छाइयाँ ऊपर आ गई। तो इसीलिए कह रहा है कि वह नदी रूप हमें छोड़कर न जाए। क्यों द्वीप कहता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वह हमारे व्यक्तित्व को, हमारे गलियों को, हमारे उभार को, हमारे सैकत को, हमारे कूल को, हर चीज में हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास वह करती है। इसलिए परंपरा रूपी नदी हमें छोड़कर न बहे। सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। यहाँ पर नदी को क्या माना गया? माँ माना गया। जिस प्रकार से माँ किसी बच्चे की सारी कमियों को दूर करके उसका विकास करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी नदी रूपी परंपरा समाज में व्यक्ति को एक संतुलन स्थापित करने में सहायक होती, इसलिए वह उसे छोड़कर ना जाए। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, माँ है वह, इसी से हम बने हैं। अब आपको सेकंड पॉइंट भी मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने उस नदी रूपी परंपरा को क्या माना? माँ माना, और माँ के बिना अस्तित्व नहीं है व्यक्ति बच्चे का, जिसके कारण वह व्यक्ति यह कहता है कि वह माँ है और हमारा निर्माण इसी ने किया। और जब वह निर्माण किया है तो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी जो बुराइयाँ हैं, उनमें भी उसका योगदान है। इसे कह रहे हैं किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। यहाँ पर धारा नहीं है कहने का तात्पर्य, धारा माने परंपरा। जिस प्रकार से धारा, पानी की धारा बहती रहती है, उसी प्रकार से यदि 4 लोग ही परिवार में होंगे और वह चारों लोग अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के चलेंगे, तो जिस प्रकार से परिवार में संतुलन नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में संतुलन नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम व्यक्ति क्या है? द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। अर्थात हम जिस दिन अपने आप को ये माने कि हम धारा बन जाएंगे, हम भी नदी की तरह, मेरा भी अस्तित्व हो जाएगा, तो क्या है? स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनि के। समर्पण यानी त्याग। हमारा समर्पण क्या? हमारा त्याग क्या है? स्थिर रहने में। स्थिर रहने के कारण क्या है? हम हमेशा उस नदी रूपी माँ की, स्रोत, नदी रूपी माँ यानी स्रोत स्वनि मानी नदी रूपी माँ की द्वीप है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर आएगा तो जिस प्रकार से परिवार में असंतुलन होगा, ठीक उसी प्रकार से समाज में हो जाएगा। इसलिए हमारी वह माँ है नदी रूपी परंपरा, उसे हम माँ माने हुए हैं, और माँ मानने के कारण हमने यह बात कह दी है कि हमारा समर्पण क्या है? स्थिर रहने में है। क्यों? किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना। यदि उस टीले में से जगह जगह से मिट्टी निकलती चली जाए, यानी वह भी कहे कि हम भी धारा रूपी परंपरा की तरफ बहेंगे, तो क्या होगा? सलिल यानी जल भी गंदा हो जाएगा, दूसरी तरफ उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसी जगह आकर के तो नहीं रेत इकट्ठी होगी ना, फिर वह अलग चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि बहना रेत होना। जिस दिन हम बहेंगे उस दिन क्या होंगे? हम रेत यानी सूखी मिट्टी की तरह हो जाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, अर्थात हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। पैर उखड़ेंगे, अस्तित्व समाप्त होना, प्लवन होगा यानी बाढ़ आएगा, ढहेंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे अर्थात आगे बढ़ तो जाएंगे हम, लेकिन हमारा जब अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा तो हमारा अस्तित्व न रह जाने के कारण हमारा कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो फिर कुछ भी उस कार्य के लायक रहेंगे ही नहीं, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। अब इस चीज को आप ये देख लीजिए कि हम
अपनी विचारधारा और आप अपनी विचारधारा, आपकी सोच कुछ होगी, हमारी सोच कुछ होगी, और जिस दिन हम दोनों की सोच वो हो जाएगी उस दिन क्या होगा, टकराहट होगी। क्यों? क्योंकि हम तो अपने स्वार्थ के अनुसार अपनी विचारधाराओं को लाएंगे और आप अपनी विचारधाराओं को। कभी भी वह एक पूर्ण संतुलित समाज की फायदे के लिए नहीं होगा, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित के अनुसार देगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि और हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, अर्थात हम परंपरा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि रेत बनकर हम सलिल को गंदला ही करेंगे। अर्थात सलिल माने जल को, गंदला यानी मटमैला। क्यों? क्योंकि हम रेत बन जाएंगे। हम वह द्वीप रूपी जो व्यक्ति है, वह द्वीप रूपी व्यक्ति जिस दिन बहेगा, वो बहेगा, अपने अनुसार धारा का रूप धारण करेगा, उस दिन वह क्या करेगा, सलिल को गंदला ही करेगा। इसलिए उसका समर्पण स्थिर रहने में। अब आप पॉइंट्स उठा लीजिएगा कि यदि वह बहता है तो क्या होगा, विनष्ट होगा, बाढ़ आएगी, संपूर्ण रूप से वह सलिल को भी गंदला करेगा, अर्थात समाज को भी दूषित करेगा अपनी विचारधाराओं के कारण, और कभी भी वह पूर्ण नहीं बन सकता। अब वह पूर्ण नहीं बन सकता, उसे आप स्पष्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपने ही हित के लिए सोचेगा, वह कभी भी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं करेगा। अनुपयोगी ही बनाएंगे, अर्थात हम कभी भी संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर से देख लीजिएगा, उन्होंने बोला कि माँ है वह और उसी से हमारा निर्माण हुआ है। इसलिए हम द्वीप हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा त्याग क्या है, स्थिर रहने में है, और हम हमेशा उत्स्रोतस्वनी अर्थात उस नदी के द्वीप के समान है। और यदि हम बहते हैं तो क्या होगा, यदि बहेंगे तो हम रेत बन जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही समाप्त होगा, हम पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे। इसलिए और हम कभी भी पूर्ण होकर के भी एक धार नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम तो रेत बनेंगे और रेत बन करके हम सलिल को गंदला ही करेंगे और अनुपयोगी ही बनाएंगे। इसलिए हमारा समर्पण स्थिर रहने में। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप या अपनी नियति है। नियति यानी भाग्य, और भाग्य के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी मिला हुआ है वह उसका दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि उसे तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा उसमें से कुछ खोज निकालना है। इसलिए वह कह रहे हैं कि हम द्वीप हैं, अर्थात हमसे पे कोने में छोटे से अस्तित्व की तरह मेरा है, तो यह मेरा शाप नहीं है, यह मुझे शाप नहीं है, बल्कि यह मेरी नियति है। क्यों? बैठे नदी के पुत्र नदी के क्रोध में, क्रोध माने गोदी में, हम क्या हैं, नदी के पुत्र की तरह हैं। माँ क्या करती है, जिस प्रकार से हर प्रकार से अपने बच्चे की सुरक्षा संरक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से नदी चाहे कितना भी बाढ़ तूफान क्यों ना आ जाए, जो उसके अंदर जो द्वीप है उस द्वीप की जिस प्रकार से सुरक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर माँ का संकेत प्रतीकात्मक के रूप में माँ का संकेत देते हुए कहा गया है कि हम बैठे नदी की क्रोध में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाते, अर्थात जो द्वीप बीच में है, नदी रूपी परंपरा और उस तरफ सूखी जमीन है, तो द्वीप को मिलाना कौन है, धारा रूपी परंपरा मिला रही है। और वह जो आपकी जो सूखी जमीन है उस बृहत भूखंड, भूखंड माने पृथ्वी का टुकड़ा, बृहत माने विशाल, वह विशाल भूखंड क्या है, समाज है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसे हम क्या, किसका संकेत दिए हैं, पिता का दिए हैं। जिस प्रकार से पिता आपको अन्न जल धन इत्यादि देता है, माँ आपकी सुरक्षा संरक्षा कर रही है और पिता आपको अन्न धन उत्पन्न करके दे रहा है। आप क्या हैं, वह पुत्र हैं, आप बच्चे हैं, आपकी जो सुरक्षा संरक्षा का दायित्व है, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ से माँ की गोद का दिया गया है, दूसरी तरफ से आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं पिता है। तो अब यहाँ विशाल भूखंड को इन्होंने क्या माना, पिता का संकेत दिया, और जो नदी रूपी परंपरा को क्या उन्होंने माना, माँ के रूप में माना। क्यों? क्योंकि वह आपके व्यक्तित्व को विकसित करने में फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो सब गोलाइयाँ उसकी गणी हैं, अर्थात आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित कर रही है। और आप क्या हैं, व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति आप एक बिंदु हैं,
रह कहाँ रहे हैं? समाज में रह रहे हैं, भूखंड में रह रहे हैं, क्योंकि वह सूखा टुकड़ा है और यह सूखा टुकड़ा। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ कौन रही है? नदी रूपी परंपरा जोड़ रही है। और वह नदी रूपी परंपरा आपके व्यक्तित्व को ही विकसित नहीं करती है। जिस दिन आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करने लगेंगे, उस दिन आप बहेंगे, ढहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, रेत बन करके शरीर को गंदला ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। और व्यक्ति और समाज को जोड़ता कौन है? जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वह हमें जोड़ते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। नदी के द्वीप में, नदी के अंदर द्वीप है। द्वीप अर्थात जो रेत धीरे धीरे इकट्ठी होते हुए एक सूखा टीला जैसा बन जाता, उसे द्वीप कहा गया, उसे व्यक्ति माना गया। व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। समाज क्या है? विशाल भूखंड यानी पृथ्वी का टुकड़ा। अब व्यक्ति और समाज दोनों हैं। व्यक्ति का अस्तित्व जो है वह समाज से, समाज का अस्तित्व व्यक्ति से। लेकिन इन दोनों को आखिर जोड़ कौन रहा है? वह हमारे परंपराएं जो समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं, उसको उन्होंने क्या मान लिया? नदी रूपी धारा। क्योंकि जिस प्रकार से पानी की धारा प्रवाहित होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वह भी प्रवाहित होते रहते हैं। अर्थात परिवर्तित, प्रवाहित का तात्पर्य परिवर्तित होते रहते हैं। और हमें जो मेरा अस्तित्व है, यदि वह समर्पण स्थिर रहने में, तो वह हमारा दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये तो हमारी नियति है। बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी यदि आपको दिक्कत होती है नदी के द्वीप में, तो आप इसे दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा रिवीजन करा दूँ।